जो बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को समझे थे। अभी तक हम लोगों ने मेंडल का तीनों नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र संकलन का नियम, ये तीनों नियम को समझे। उसके बाद क्रॉस की बात कर रहे थे, तो क्रॉस में हम लोग 4 क्रॉस को समझे। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझे, दूसरा डायहाइब्रिड क्रॉस को समझे, और तीसरा डायहाइब्रिड क्रॉस, और तीसरा टेस्ट क्रॉस, चौथा बैक क्रॉस। ये हम लोगों ने ये 4 क्रॉस को समझे, मेंडल के तीनों नियम को समझे और मेंडल के नियम से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी को समझे। अब आज बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये क्या होते हैं। मेंडल का जो पहला नियम थे, जिसमें बोले थे कि जीन का जोड़े में एक दूसरे जोड़े के प्रभाव को दबा देता है। इसमें बताए थे कि मान लीजिए कोई लंबाई का कैरेक्टर है, जैसे ये एक लंबाई वाले हैं या फिर ये भी लंबाई के कैरेक्टर हैं, तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो है कैपिटल टी स्मॉल टी के प्रभाव को दबा देंगे। मेंडल ने यही पहला नियम में कहे थे। तो ये जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये पहला नियम का अपवाद है। ये नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे, देखते हैं कैसे नहीं मानते हैं। ये अपूर्ण प्रभाविता जो है, प्रभाविता का नियम का अपवाद है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। चलिए इसमें क्या करें, यह वह प्रक्रिया है जिसमें दो विपरीत एलील है। मान लेते हैं ये और ये है, दो विपरीत एलील है, में कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं है। मेंडल ने बताए थे एक प्रभावित होंगे, दूसरे का प्रभाव को दबा देंगे, ये लंबा वाले कार्य गुण को दर्शा दें। लेकिन ये नियम कहते हैं, ये गुण कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वह प्रक्रिया है जिसमें ये जो विपरीत एलील का जो जोड़ा है, इसमें दोनों में से कोई अपने आप को पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाएंगे। मेंडल ने कहे थे कोई एक प्रभावित करेंगे और दूसरे का वो दबा देंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि दोनों का दोनों प्रभावित नहीं होंगे और दोनों का दोनों अप्रभावित भी नहीं होंगे, पूरी तरह से कोई प्रभावित नहीं करेंगे। इसमें मेंडल के अकॉर्डिंग से ये लंबा होना चाहिए था, अगर लंबा नहीं तो कम से कम बौना भी होना चाहिए था, दो ही बात था, लेकिन वैसा नहीं हुए। ये मतलब मध्यम वर्ग के प्लांट बन गए। तो भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रहे, ना ये प्रभावकारी हो पा रहे ना ये प्रभावकारी हो रहे, दोनों मिलकर प्रभाव कर रहे हैं और पूरी तरह से कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। वही कह रहे, यह वह प्रक्रिया है जिसमें दो विपरीत एलील में कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं हो पाता है, जिसके कारण F1 पीढ़ी में मिलता जुलता लक्षण अभिव्यक्त होता है। दोनों मिलकर के जो लक्षण बनाएंगे वही दिखेंगे। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कह रहे हैं। ये मेंडल का पहला नियम का अपवाद। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कौन है, मिराबिलिस जाल्पा। ये एक प्लांट है, इसका एक और नाम है 4 o'clock प्लांट। इसमें 2 फ्लावर होते हैं, एक रेड कलर के होते हैं, एक वाइट कलर के होते हैं। तो इसको क्रॉस के अकॉर्डिंग से भी हम लोग समझेंगे कि कैसे नहीं दर्शा पा रहे हैं। जब मिराबिलिस जाल्पा के लाल पुष्प का क्रॉस सफेद पुष्प से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग पाया जाता है, गुलाबी पुष्प पाया जा रहा है। मेंडल के अकॉर्डिंग से अगर दो को क्रॉस करवा रहे तो दोनों में से कोई एक जरूर होंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई एक नया बन जा रहे, दोनों में से कोई एक प्रदर्शित नहीं हो रहे, अभिव्यक्त नहीं हो पा रहे, कोई नया अभिव्यक्त हो जा रहे हैं। तो ये मेंडल का पहला नियम का अपवाद होगा। आगे बढ़ते हैं। F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी तथा सफेद तीनों पाए गए, तीनों इस अनुपात में पाए जाएंगे, 1:2:1 में पाए जाएंगे। जो ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होते हैं, 3:1, लेकिन यहाँ पर क्या है 1:1, 2:1। तो ये मेंडल का पहला नियम का अपवाद है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद है। समझ पा रहे हैं इसको क्रॉस से हम लोग समझेंगे तो और ज़्यादा डिटेल से समझेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये समझे, अपूर्ण प्रभाविता ये कहते हैं कि जब 2 विपरीत एलील होंगे, 2 विपरीत एलील ये हमेशा नहीं होंगे, कुछ में ऐसा केसेस देखा गया है, सब में ये देखा जा रहा है कि 2 विपरीत एलील हैं। मान लेते हैं ये है लंबाई वाला है, तो इसमें से या तो ये प्रभावकारी होंगे या तो ये प्रभावकारी होंगे, या तो लंबा होंगे या तो बौना होंगे, बीच का कुछ नहीं होंगे। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं ना लंबा होंगे ना बौना होंगे, दोनों के मध्य में होंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो मेंडल का नियम का ये अपवाद हो जाएंगे, ये मेंडल का नियम का अपवाद है। चलिए इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग क्रॉस समझेंगे इसका कि मिराबिलिस जाल्पा में कैसे पिंक कलर का फ्लावर प्रोड्यूस होगा।
रेड और वाइट का क्रॉस करवाने के बाद पिंक कैसे प्रोड्यूस हो गए, इस पर भी बात करेंगे। यहाँ तक पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्रॉस से समझेंगे। समझते हैं क्रॉस के आधार पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कैसे क्या हुआ। मान लेते हैं मिराबलिस अल्फा का ये रेड कलर का फ्लावर है, लाल पुष्प है, और दूसरा कौन सा पुष्प है, सफेद पुष्प, लाल और सफेद। लाल के लिए हम जीन कौन सा ले लिए, कैपिटल आर, और सफेद के लिए जस्ट इसका स्मॉल लेटर लेंगे, ले लिए। अब ये युग्मक बनाएंगे, ये भी युग्मक बनाएंगे, एक ही प्रकार का बनेंगे। इसमें दोनों का क्रॉस कराया गया तो उनको जीन तो ऐसे मिले, लेकिन इसमें कोई पूरी तरह से प्रभावकारी नहीं थे। उन्होंने देखे कि रेड का व्हाइट के साथ क्रॉस करवाए तो पिंक कलर का फ्लावर मिल गए, गुलाबी पिंक कलर का फ्लावर मिल गए। तो ये मेंडल का नियम को नहीं मान रहे थे। F1 पीढ़ी में ऐसा देखने के लिए मिले, ये गैमेट, ये पेरेंट्स, ऐसा केस देखने के लिए मिले। जब इनका F2 प्राप्त करते हैं, F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए बताए थे, F1 पीढ़ी का क्रॉस F1 पीढ़ी से करवाइए, F2 प्राप्त हो जाएंगे। चलिए F1 का क्या है, क्रॉस, दोनों का क्रॉस करवाएंगे। ये दो प्रकार का गैमेट बनाएंगे, ये भी दो प्रकार का गैमेट बनाएंगे। इनका पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर बन गए। अब गैमेट को इसमें हम रिप्रेजेंट करते चलते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। एक तरफ नर का ले लिए, एक तरफ मादा का ले लिए। अब देखिए इसमें जो बने, इससे इसको फ्यूजन किए तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये बन गए। ये पूरी तरह से रेड कलर हो गए, ये पूरी तरह से सफेद कलर हो गए, लेकिन ये दोनों एक नया कलर को दिखा दिए। कौन सा, गुलाबी कलर का। मतलब इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गए, लाल एक, गुलाबी दो और सफेद एक। ये इनका फिनोटाइपिक रेशियो हो गए। जीनोटाइपिक रेशियो भी यही होंगे इसका। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों समान होंगे। और मेंडल ने पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिए थे। याद कीजिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। जीनोटाइपिक रेशियो इनका होता है 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो तो टेली कर रहे हैं, बट फिनोटाइपिक रेशियो टेली नहीं कर रहे, तो किसका फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या है, 1:2:1। और इसका क्या है, 3:1 आना चाहिए ये, लेकिन आ गए 1:2:1। तो इनसे ये पता चला कि ये जो है मेंडल का पहला नियम को नहीं मान रहे हैं। अगर मानते तो इनका भी फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होना चाहिए था। ये भी रेड होते, ये भी रेड होते, लेकिन ऐसा कुछ हुए नहीं। ये गुलाबी बन गए, ये भी गुलाबी बन गए, समझ रहे हैं। ये लाल, गुलाबी, गुलाबी और ये सफेद। अपूर्ण अप्रभाविता समझ पाए कैसे हुए। मेंडल ने बताया कि दो एलील का जो जोड़े होंगे, जिनका जो जोड़े होंगे, उसमें एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को वो दबा देंगे, उसको प्रभावित होने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं दबा पा रहे हैं। इसमें तो दोनों एक ही है, एक ही चीज दर्शाएंगे, इसमें भी दोनों एक ही है, एक ही चीज दर्शाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल आर स्मॉल आर के प्रभाव को दबाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये दबा नहीं पाए। ये भी पूरी तरह से प्रभाव नहीं कर पा रहे, ये भी पूरी तरह से प्रभाव नहीं कर पा रहे, इसीलिए एक नया कलर बन जाने जिसका नाम है गुलाबी। तो ये मेंडल का पहला नियम का अपवाद है। आपसे अब पूछे जाए अपूर्ण प्रभाविता क्या है, तो आप आसानी से समझा सकते हैं। क्रॉस भी बताया आपको और लिखाए भी हैं। ये मेंडल का पहला नियम का अपवाद है। पहला नियम क्या है, प्रभाविता का नियम, उन्हीं का ये अपवाद है। उनका एक और अपवाद है, देखेंगे, जिसका नाम है स्वप्रभाविता। वो क्या होते हैं उस पर भी बात करेंगे। पहले इनको नोट कर लीजिए, अपूर्ण प्रभाविता, फिर हम लोग बात करेंगे स्वप्रभाविता पर। चलिए इनको नोट कर लीजिए। चलिए
अब स्वप्रभाविता को समझते हैं। अपन प्रभाविता को हम लोग समझ चुके। अब स्वप्रभाविता क्या है? कोडोमिनेंस। स शब्द का मतलब होता है एक साथ दोनों को जाना और अलग अलग स्वतंत्र रहना। वह एलील जो प्रभावकारी तथा अप्रभावकारी संबंध, ना ही प्रभावकारी को दर्शाएंगे ना ही अप्रभावकारी को दर्शाएंगे। जैसे इसमें कैपिटल टी प्रभावकारी और स्मॉल टी अप्रभावकारी। लेकिन कुछ ऐसे एलील होंगे, किसी कंडीशन में ऐसे एलील होंगे जो ना ही ये प्रभावकारी को दर्शाएंगे ना ही ये अप्रभावकारी को दर्शाएंगे। दोनों अपने आप को प्रभावकारी ही दर्शाएंगे, संबंध को नहीं दर्शाता है, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण को अलग अलग दर्शाता है। बताएं कि अलग अलग दर्शाते हैं। इसका उदाहरण है मवेशी में चितकबरा रंग। आप देखे होंगे गाय बकरी सब में ना उनका बॉडी का कलर ब्लैक ब्लैक होंगे, बीच बीच में व्हाइट व्हाइट का धब्बा होंगे, और या फिर ऐसे होंगे ब्लैक कलर के बीच बीच में व्हाइट व्हाइट का धब्बा होंगे। तो वो भी मेंडल का पहले नियम को नहीं मानते हैं। वो क्या है? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। दूसरा है ए बी रक्त समूह। हम लोगों के शरीर में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ। उसमें ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो भी सब प्रभाविता का एग्जाम्पल है। वो भी मेंडल का पहला नियम को नहीं मानते हैं। ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ये तीनों नहीं, सिर्फ ए बी, ये ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस को मानते हैं। और कोडोमिनेंस मेंडल का पहला नियम का अपवाद है। समझ रहे हैं? सिकल सेल एनीमिया ये एक बीमारी है जो हम लोग के आरबीसी में होता है। तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका जिक्र नहीं करेंगे। ये दोनों का जिक्र हम यहाँ पर आपको समझाएंगे, कैसे मवेशी में चितकबरा रंग कैसे हुआ, और एबी रक्त समूह के बारे में। ये दो इनकम कोडोमिनेंस के बारे में समझाएंगे। सिकल सेल एनीमिया के बारे में आगे बात करेंगे। लास्ट में इसके बारे में पढ़ना है तो वहाँ पर इसका जिक्र करेंगे। तो कह रहे हैं स्वप्रभाविता क्या कह रहे हैं? वह एलील जो प्रभावकारी तथा अप्रभावकारी संबंध को नहीं दर्शाते हैं, नहीं प्रभावकारी नहीं अप्रभावकारी, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से ये भी अपना कैरेक्टर को दर्शाएंगे और ये भी अपना कैरेक्टर को दर्शाएंगे। लंबा बौना सब अपने आप को साथ ही दर्शाएंगे। ये नहीं कि ये दोनों हैं तो ये वाला अपने आप को दर्शाएंगे, इसको ये अप्रभावकारी कर देंगे, ये प्रभावकारी होंगे ये अप्रभावकारी होंगे। ऐसा कोडोमिनेंस नहीं करते। कोडोमिनेंस करते हैं बराबर, तुम भी अपना काम करो हम भी अपने आप को दर्शाएंगे। तो कैसे दर्शा रहे हैं उस पर हम लोग देखते हैं। तो इनको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मवेशी में चितकबरा रंग के बारे में। ये हम दिखा दिए हैं। इसके साथ साथ आप लोग एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप और एलील लिख लेना है। ये ब्लड ग्रुप और ये एलील कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एलील होते हैं, ये जरूरत पड़ेंगे, इसीलिए लिखवा दे रहे। ब्लड ग्रुप ए के लिए आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई, ये कंडीशन हो सकती है। बी के लिए आई बी या फिर आई बी और आई, ये हो सकता है। तीसरा ए बी के लिए देखते हैं। ए बी के लिए सिर्फ आई ए और आई बी होंगे। ये एक जीन हो गई, ये दूसरा जीन हो गई। ओ के लिए देखते हैं। ओ के लिए आई जीरो या फिर स्मॉल आई, कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से। तो ये ब्लड ग्रुप का एलील है, मतलब जीन का जीन ये जोड़े में है, एलील जोड़े में होंगे तो जीन कहलाएंगे। तो ये सब इस ब्लड ग्रुप पे ये एलील पाए जाते हैं। आपको इसके बाद एक मल्टीपल एलील पढ़ाएंगे जिसमें आपको ये भी पता चलेंगे अगर माता का ब्लड ग्रुप ये है, पिता का ब्लड ग्रुप अगर बी है, माता का ए है पिता का भी है, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकते हैं ये आप निकालना सीख जाइएगा। इसके बाद मल्टीपल एलील जब बताएंगे तब। तो यहाँ पर हम लोग पहले मवेशी में जो चितकबरा रंग आए कैसे हो रहे हैं, कोडोमिनेंस कैसे दर्शा रहे हैं, उस चीज़ को समझेंगे। फिर एबी रक्त समूह को देखेंगे। इनको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है बात करेंगे आगे। चलिए अब हम लोग पहला मवेशी में चितकबरा रंग को समझेंगे, उसके बाद एबी रक्त समूह को समझेंगे। मवेशी में चितकबरा रंग, मवेशी हम लोग किसको बोलते हैं? वह जीव जिनका हम लोग पालन करते हैं, जिस पशु का हम लोग पालन करते हैं, जैसे गाय हो गए, बकरी हो गए, बिल्ली भी हो गए, डॉग भी हो गए। चलिए
तो मान लेते हैं कोई मवेशी, एक गाय है, गाय का रंग एक काली गाय, सफेद गाय है, एक सफेद गाय है और एक काली गाय है, या फिर ऐसे कह सकते सफेद बैल है काली गाय। सफेद बैल के लिए जो कैरेक्टर ले लेते हैं डब्ल्यू, ले लेते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू, इसको उल्टा थोड़ा कर दीजिए, काली बैल और सफेद, वैसे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा लेटर को लिखने में कंफ्यूजन हो जाता है इसीलिए करें ऐसा नहीं। काला वाला बैल ले लेते हैं, काला बैल और सफेद गाय, काला बैल तथा सफेद गाय ले लिए। तो काला बैल का जो जीन होंगे काले रंग के लिए वो होंगे कैपिटल बी, क्योंकि हम लोग हमेशा जो जिस लेटर से स्टार्ट होते हैं उसी का कैपिटल लेटर को ले लेते हैं। और सफेद के लिए जस्ट इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कैसे लेंगे, स्मॉल बी। डब्ल्यू ले लेते तो डब्ल्यू कैपिटल और स्मॉल डब्ल्यू लिखने में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए कि हमने ये ऐसा ले लिया। क्लियर। चलिए ये गैमेट बनाएंगे कैपिटल बी, ये गैमेट बनाएंगे स्मॉल बी, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुए ब्लैक ऑक्स और वाइट काउ में। जब फर्टिलाइजेशन हुए तो जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए ये प्राप्त हुए, और ये ऐसा हो गए कि ब्लैक पर वाइट का धब्बा या फिर वाइट पर ब्लैक का धब्बा। मान लेते हैं ये वाइट कलर का है, इसमें वाइट कलर का पूरा है ये, और बीच बीच में ऐसे ब्लैक का धब्बा दिखाई देने लग गए। ऐसा कलर आप लोग देखे होंगे मवेशी में, गाय में। या फिर ऐसा हो सकते हैं कि पूरा ब्लैक है, ब्लैक के बीच बीच में वाइट, मतलब इसमें सफेद रंग को भी अपने आप को दर्शा रहे हैं और काला रंग भी अपने आप को दर्शा रहे हैं, कोई दूसरे को परेशान नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देख रहे थे कि ना ही ब्लैक अपने आप को दर्शा पाए, ना ही सफेद अपने आप को दर्शा पा रहे थे, ना ही लाल अपने आप को दर्शा पा रहे थे, दोनों मिलकर एक नया चीज को दर्शा रहे थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सफेद अपने आप को अलग दर्शा रहे हैं और ब्लैक अपने आप को अलग दर्शा रहे हैं, दोनों अपने आप को दर्शा रहे हैं। तो ये हो गए स्वप्रभाविता, समझ पाए। ये F1 पीढ़ी हुए, F1 गैमीट पेरेंट्स। ये कैसा कलर हो गए, रोन कलर चितकबरा रंग, वही कह सकते हैं चितकबरा रंग बने। अब इनका F2 हमें प्राप्त करना हो तो क्या होगा, F2 देखते हैं। F2 के लिए क्या करना होता है, F1 में हमें जो प्राप्त है उन्हीं का क्रॉस उनके साथ करवा देते हैं। क्लियर। चलिए दो प्रकार का गैमीट यूनिटी स्क्वायर, एक इधर ले लिए, एक इधर ले लिए। क्या क्या बन रहे हैं देखिए, क्या क्या बने इसका F2 पीढ़ी में, कैसे कैसे देखने। एक या तो पूरी तरह से काली एक होंगे, एक पूरी तरह से सफेद होंगे, और दो जो होंगे वो रोन कलर के होंगे, ब्लैक पे वाइट धब्बा। ऐसा केसेस देखने के लिए मिले, इसी बात को रखा गया। इसका क्या नाम है, कोडोमिनेंस, जिसमें सबसे पहला हम लोग क्या समझे, रोन कलर इन कैटल, मतलब मवेशी में चितकबरा रंग, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो भेड़ हो, सबकी बात हो जाए, सब में ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलेंगे। तो रोन कलर मतलब समझ रहे हैं, चितकबरा रंग कैसे क्रिएट हुआ, ये मेंडल का पहला नियम का अपवाद है। इस कंडीशन में मेंडल ने क्या बोल रहे थे कि बी जो कैपिटल लेटर है वो अपने आप को प्रभावित करेंगे, मतलब ब्लैक पूरी तरह से प्रभावित होंगे यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं देखने के लिए मिला। यहाँ पे रोन कलर देखने के लिए मिला। कौन सा कलर, रोन कलर, जिसको हम क्या बोलेंगे, चितकबरा। ये भी रोन कलर को दर्शा दी, और ये ब्लैक को और ये वाइट को। इनका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों समान आ रहे हैं अपनी पीढ़ी में। और फिनोटाइपिक रेशियो की, इनका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएंगे, 1:2:1, और जीनोटाइपिक रेशियो भी वही हो जाएंगे। लेकिन मेंडल का पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये एक तरह का एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं ना रंग को, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होना चाहिए, 3:1, जबकि यहाँ पर क्या है 1:2:1। मतलब ये मेंडल का पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये अपवाद है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर ही ना मेंडल ने पहले दो नियम दिए, उसमें पहला नियम का ये अपवाद हो गया। क्लियर। इसके बाद हम लोग अभी जस्ट समझेंगे AB ब्लड ग्रुप को लेकर, ये चितकबरा रंग को समझ पाए। अब किसके बारे में बात करेंगे,
AB ब्लड ग्रुप को लेकर। चलिए इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग AB ब्लड ग्रुप को देखते हैं। AB ब्लड ग्रुप सबका एलील लिखवा दिए हैं। ए में कौन सा ब्लड एलील होंगे, बी ब्लड के लिए कौन सा एलील होंगे, सबके बारे में लिखवा चुके हैं। चलिए ये ब्लड ग्रुप हम ए ले लिए, इसका क्रॉस करवा रहे हैं बी ब्लड ग्रुप, मतलब मदर या फादर में से कोई एक ले लेते हैं ब्लड ग्रुप ए, और एक मान लेते हैं मदर का ब्लड ग्रुप ए, फादर का ब्लड ग्रुप बी ले लिए। तो ए के लिए क्या एलील है और बी के लिए ये एलील लिखवाए हुए हैं। चलिए गैमेट बनवाते हैं। गैमेट में तो एक ही प्रकार है तो एक ही बनेंगे। फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, क्या बन गया ब्लड ग्रुप। ये एलील किनका है, IA IB, ये एलील किनका है, ब्लड ग्रुप AB का है। मतलब अगर ये मान लेते हैं किनको, मदर या फादर, कुछ भी मान लीजिए, फादर ही ले लेते, चलिए फादर और ये मदर ले लिए। फादर का ब्लड ग्रुप A, मदर का ब्लड ग्रुप B, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होंगे, F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में जितने भी होंगे सब ब्लड ग्रुप AB होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव अलग बात है, ब्लड ग्रुप AB ही होंगे। F2 पीढ़ी जब हमको प्राप्त करना होगा तो इनका क्रॉस इन्हीं के साथ करवा देंगे तो पता चल जाएगा F2 पीढ़ी में क्या हो सकते हैं। क्लियर, गैमेट पेरेंट। तो इसमें क्या होना था, मेंडल ने कह रहे थे दोनों में से कोई एक प्रभावकारी होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों मिलकर प्रभाव कर रहे हैं, A और B बना रहे हैं। अगर कोई एक प्रभावकारी होते तो या तो ब्लड ग्रुप A बनते या तो ब्लड ग्रुप B बनते, लेकिन यहाँ पे दोनों अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं, अलग अलग AB बन गए। तो मेंडल ने जो पहला नियम दिए थे प्रभाविता का नियम, उसका दो अपवाद हम लोग समझ पाए। पहला अपवाद क्या समझे, पहला अपवाद अपूर्ण प्रभाविता को समझे, दूसरा स्वप्रभाविता को समझे। क्लियर हो गया, स्वप्रभाविता क्या है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है। एग्जाम में पूछे स्वप्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता में अंतर लिखे, आप बेझिझक लिख सकते हैं। इनको नोट कर लीजिए। यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप हुए, चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट डे बात करेंगे मल्टीपल एलील के बारे में और लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब पर हम लोग नेक्स्ट क्लास लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही समझे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट डे फिर हम लोग बात करते हैं मल्टीपल एलील, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर।